पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए बीएसएससी का सेट लाए हैं जो वॉल्यूम 2 है। वो प्लेटफॉर्म का जो सेट निकाला जाता है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, वो वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट 20 सेट दिया गया है। इसमें 20 सेट के एवरीडे एक बार डिस्कशन होगा, एक बार सेट होगा। इसका कराकर हमें जो आपको पूरे के पूरे 20 सेट करवाने वाले हैं इस एपिसोड में, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक कराएंगे। तो चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। वॉल्यूम 2 का एक करवाते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म का। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो झांसी के किले की घेराबंदी किया गया था हिरोज के द्वारा। हिरोज एक अंग्रेज था। 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी किया था और 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह में झांसी की रानी को पराजित किया था हिरोज साहब ने। ये अंग्रेज अधिकारी था और उसी के चलते रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में जो है 1858 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गई। अगर लखनऊ की बात करें तो 1858 की क्रांति में लखनऊ में जो विद्रोह दबाने का कार्य किया था वो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। और 1857 की क्रांति की बात में 1857 की क्रांति में जो है लॉर्ड कैनिंग जो था वायसराय था। तो इसे भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में से किसने 2023 में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी जीता है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार यूएनएचसीआर में? तो यह अब्दुल्ला मायर, ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला लाही मायर को दिया गया है। 2023 में इसको इसलिए पुरस्कार दिया गया था क्योंकि केनिया में भीड़ भाड़ वाले दादावाब शरणार्थियों जो होते थे वहाँ शिविर लगा के रहा करते थे। उनके बच्चों को किताबें देकर, यानी 1 लाख से अधिक किताबें इन्होंने प्रोवाइड किया बच्चों को जो फुटपाथ पर रहते थे। उसी के लिए यूएनएचसीआर में 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये कहाँ गए? केनिया में ऐसा कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में से विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुशोभित किए, मिलाइए इसमें कौन क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, श्री लाल दुमोहा। ये मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं, नया मुख्यमंत्री बना गया है इनको मिजोरम के, श्री लाल दुमोहा। ये ऑप्शन सही आपका दिया हुआ है। देख लिए बाकी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री देख लीजिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री तो आप जान गए कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुमोहा है। अनुमुल्ला रेड्डी, ये देख लीजिए अनुमुल्ला रेड्डी जो है राजस्थान के नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आप तेलंगाना कर लेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। उसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बनाया गया है भजन लाल शर्मा को बनाया गया है। मोहन लाल यादव ये जो है मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं। यहाँ इसको काट करके एमपी कर लेंगे, एमपी के बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव। जबकि विष्णुदेव राय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए। छत्तीसगढ़ का भी याद रखना है, विष्णुदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 ईस्वी। देखिए भारत शासन अधिनियम 1965 के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कराया गया था, लेकिन अगर वास्तविक डेट पूछा जाए तो 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। लेकिन 1937 नहीं ऑप्शन में दिया रहे तब 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है म्यांमार। म्यांमार की सीमा भारत के साथ 1643 किलोमीटर लगती है। वही अगर बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगता है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। चीन की बात करें तो चीन की जो लगती है सीमा 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान की सीमा भारत से 3323 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। वहीं अगर रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच लगती है। और 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच लगती है सीमा। उसी प्रकार से मैकमोहन पूछा जाता है तो भारत और चीन के बीच लगता है। 1914 ईस्वी में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। मेनरहेम सीमा की भी पूछ लिया जाता है, रूस और फिनलैंड के बीच लगता है।
मैगिनॉट रेखा जो लगता है जर्मनी और फ्रांस के बीच लगता है, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच लगता है। तो इतनी सीमा आपको पूछा जाता है बार बार। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई में, चाइना में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना चीन में किया गया था 15 जुलाई 2014 को। केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इसको याद रखिएगा, केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें वर्तमान में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डाल्मा रूसेफ नाम है इनका। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला किया गया था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। हैदराबाद में जो बोनालू त्यौहार मनाया जाता है 2023 के अनुसार पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। तो 2023 में भी याद रखिएगा, नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव मनाया गया है। लद्दाख में जो है हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था कालिदास सम्मान। इसमें 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा कवि माना जाता है, और कालिदास गुप्त वंश के महान शासक हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये भी याद रखना है, बहुत कुछ देता है कि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे नवरत्न के रूप में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। कालिदास की कृति के बारे में बहुत पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास की सबसे बड़ी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर में दिया गया है, सॉरी माफ कीजिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 MMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। 11 नंबर कह रहा है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार है KR नारायणन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। KR नारायणन की अन्य पुस्तकें भी है, जैसे स्वामी और उनके दोस्त, द डार्क रूम भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा, द गाइड भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और मालगुडी अभी देखें इन्हीं के द्वारा लिखा गया। मुल्कराज आनंद के बारे में भी पूछा जाता है। कूली के लेखक मुल्कराज आनंद है। टू लिव्स अनटचेबल, ये सभी कृति जो है लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। अनटचेबल भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी जो है आपका शुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या सबसे अधिक माना जाता है, वहाँ सबसे अधिक भारतीय निवास करते हैं। गोल्फ खेल से फिजी की विजय सिंह ने काफ़ी ख्याति अर्जित प्राप्त किया था गोल्फ से। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, देख लीजिए यहाँ पोर्ट लुइस दिया गया है। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो दिया हुआ है। सेंट विसेंट की राजधानी किंगस्टन है, ये सब याद रखना होगा। 13 नंबर है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही ईरान की मुद्रा की बात करें तो रियाल कहा जाता है। चाइना की मुद्रा जो है युआन है, और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपिया। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपिया है। इस सभी का राजधानी भी पूछ लिया जाता है कि चीन की राजधानी बीजिंग है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। इंडोनेशिया की राजधानी नूर संतारा है, और इराक की राजधानी बगदाद है। तो ये सब भी पूछा जाता है, सभी सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर के बाद हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए, बने रहेंगे हमारे साथ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही तीरंदाजी में है दीपिका कुमारी, तीरंदाजी से संबंध है। टेनिस से सानिया मिर्जा है, और कुश्ती से संबंधित आप लोग जानते हैं गीता फोगोट कुश्ती खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के राजपथ का नाम क्या हो गया है? तो दिल्ली का राजपथ का नया नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 15 का बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर से आपका मैथ शुरू है। मैथ आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बनता नहीं है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके कुछ सुझाव दें, ताकि हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें बनाकर वीडियो। तो देखिए आप बनाने का प्रयास करें।
मैथ क्योंकि 25 नंबर पूछा जाएगा, 25 नंबर आपका साइंस पूछा जाएगा, 50 नंबर यहाँ से हो गया। और बाकी जो रहेगा जीके जीएस रहेगा, करेंट अफेयर रहेगा, रीजनिंग है 50 नंबर का। ये सभी आपको बारी बारी से इसी सेट में कराया जाएगा। आप लोग बने रहें हमारे साथ। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर का आप लोग बनाकर देखेंगे, आपका सी हो जाएगा। एलिगेशन लगा के बनाएंगे तो बन जाएगा इसको, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर में क्वेश्चन में चल दिए, 17 नंबर का आपका डी हो जाएगा। 18 नंबर में आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें, सी हो जाएगा 18 नंबर में, ये डी काट देंगे आपको। 17 नंबर का 17 नंबर क्वेश्चन था, 16 का जी था ना, 16 को तो आपका सी हो ही गया। 17 नंबर का बता ही दिए थे, 17 नंबर का डी है, माफ़ कीजिएगा, 17 नंबर का डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, सी हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन का देख लें आप लोग, बी हो जाएगा। 20 नंबर में बी हो जाएगा। 21 नंबर का आपका, बने रहेंगे हमारे साथ, 21 नंबर का डी हो जाएगा। 22 नंबर का निकालेंगे तो आपका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। 23 नंबर का डी हो जाएगा। 24 नंबर का देख लीजिए, इसका निकालेंगे, साधारण ब्याज 600 रुपये आएगा 24 का। 25 नंबर आपको बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया है इसका, आप लोग मुझसे भी बना सकते हैं इसको, 3 आएगा इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 26 नंबर भी मैथ से ही आपका संबंधित है। 26 बने रहेंगे हमारे साथ। 26 का सी हो जाएगा आपका। 27 नंबर का ए हो जाएगा। 28 नंबर में चलिए, 28 का भी आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर में देख लें, ए हो जाएगा 72 सेकेंड। 30 नंबर का बी हो जाएगा। 31 नंबर का आपका आगे आप यहाँ से देख लीजिए। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजित होने वाला है। तो 2026 में जो एशियाई खेल होगा वो जापान में होगा। पहली बार एशियाई खेल की बात करें तो 1951 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1982 ईस्वी में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी और 19वें एशियाई खेल 2023 चाइना के होंगझाओ में आयोजित किया गया था। इसको भी याद रखना है आपको। भारत ने 19वें एशियाई खेल में कुल 107 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान पर रहा था भारत, जिसमें 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीता था। चौथे स्थान पर रहा था भारत। 32 नंबर में चलिए हम लोग 32 में मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो 32 का ये हो जाएगा अचिता कृष्णमूर्ति, भारतीय मूल की प्रोफेसर है। जयिता गुप्ता के बारे में जान लीजिए, ये भारतीय मूल के प्रोफेसर है और जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए इनको जो है नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखिएगा, स्पिनोजा सम्मान दिया गया है। भारतीय मूल के ये हैं प्रोफेसर। कुष्ठ रोग देखभाल के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला शाह को, ये जो अब्दुल्ला शाह देख रहे हैं, तो इनको जो है कुष्ठ रोगी जो थे जितने व्यक्ति, उनको देखभाल किया था और उन्हीं में परिवर्तनकारी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक नवाचार पुरस्कार दिया गया है अतुल शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तनमेल रमेश बाबू बने 84वें। 83वें की बात करें तो 83वें नंबर के हैं, जो ये 83वें नंबर के हो गए आदित्य सोमनाथ, और आपका ये 81वें नंबर का रह गए सायंतन दास, और ये 82वें नंबर के रह गए बुपुला परनीत। तो ये सभी आपको याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए आप, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। अधिकतर अगर ऑप्शन में 16 दे दिया रहता तो आप लोग जरूर 16 में आते, लेकिन गलत हो जाएगा। 16 है जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। साथ ही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार के प्रयास द्वारा यूएनए द्वारा 2015 में मनाना शुरू किया, क्योंकि भारत के प्रयास से यह मनाया जाता है। इसके बारे में आप पूछा जाता है योग दर्शन के
जनक पूछा जाता है, पतंजलि साहब को कहा जाता है योग दर्शन का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का जो थीम पूछ दिया गया था एक बार, तो वो अंतर्राष्ट्रीय थीम था उस बार 2022 के लिए मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो थीम पूछा गया है, तो थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 का, उसको वसुधैव कुटुंबकम उसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर पंजाब में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग जाला नाम के एक सरदार का था, जो अब राष्ट्रीय शहीद स्मारक बन चुका है, क्योंकि एक पंडित नाम का एक आदमी था जिसका सरदार था वहाँ का, पंडित जाला नाम था, इसलिए उसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया जालियांवाला बाग। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने जनसभा में गोली चलाने का आदेश दे दिया था जनरल डायर ने, जिससे लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। लेकिन अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति को मरने की पुष्टि की गई थी, जो बिल्कुल गलत था। इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग जांच के लिए गठित की गई, लेकिन वह अंग्रेजों के पक्ष में फैसला दिया। वही कांग्रेस जांच समिति भी इसके लिए हुआ था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कुचिपुड़ी किस प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की है। भारतनाट्यम तमिलनाडु की है। अगर उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है, ये सभी याद रखना है। केरल में जो है कथकली है और मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। 38 नंबर में चलते हैं, जलीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जलीकट्टू खेल खेला जाता है तमिलनाडु में। साढ़ू को मानव से लड़ाया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ओणम त्यौहार की बात करें तो केरल में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। नौका दौड़ केरल में मनाया जाता है। पतंग उत्सव जो गुजरात में मनाया जाता है। और साढ़ युद्ध जो है एक राष्ट्रीय खेल भी है, वह किस देश की राष्ट्रीय खेल है? यह हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम अंत में वीडियो को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबात कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोगोनल के बारे में भी पूछ दिया जाता है। आइसोगोनल समान चुंबकीय को समान दर्शाने वाली रेखा को, यानी समान चुंबकीय अक्ष को दर्शाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहा जाता है। 39 के बाद 40 नंबर में, चलिए 40 नंबर में देख लीजिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 40 नंबर में कह रहा है एक ठंडी और सुख वायु है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बोरा। बोरा एक ठंडी और सूक्ष्म वायु है। यह एड्रियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवा चलाती है। और टार्नेडो की बात करें तो टार्नेडो जो है अल्पकालिक भयंकर तूफान है, कम समय के लिए आता है लेकिन तबाही मचाता है, जिसकी गति 300 से लगभग 325 किलोमीटर तक होता है इसका। हरिकेन की बात करें तो हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में उठने वाला तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान, ये भी चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर में। 41 नंबर में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में आती है। किस महीने में आती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जून के महीने में आती है। 42 नंबर में दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी या तबकात ए नासरी कभी कभी दे देता है, तबाकत ए नासरी या तबकात ए नासरी की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो गया। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। मिनहाज उस सिराज ने तबकात की रचना फारसी भाषा में किया था, इसको भी याद रखना है। तबकात ए नासरी में न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सल्तनत के शासन का वर्णन किया गया है, बल्कि इसमें इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरान के शासकों, तुर्की की शासन भारत में कैसे प्रारंभ हुआ, ये सभी जानकारी गजनी की और गजनी के वंश, बहुत सारे इतिहासकारों ने मंगोल का आक्रमण इसी बुक में वर्णित किया है। तो ये मिनहाज सिराज बहुत अच्छी किताब है जिसमें सभी की चर्चा मिलती है।
मिन्हाज-उस-सिराज ऐतिहासिक घटनाओं से अधिक सुल्तानों और अमीरों के व्यक्तिगत जीवन और उसके प्रेम प्रसंग, षड्यंत्र आदि का भी विवरण किया गया है। जियाउद्दीन बिरनी की बात करें तो जियाउद्दीन बिरनी जो है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही और फ़तवा-ए-जहादरी की रचना भी किया गया था। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी रचना फारसी भाषा में किया गया था। देखिए, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही और मिन्हाज-उस-सिराज जो लिखा था तबक़ात-ए-नासिर, दोनों जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से बाहर कर कहाँ भेज दिया? तो ये रंगून भेज दिया गया था। रंगून जो था बर्मा की राजधानी था उस समय। अंग्रेजों ने क्या काम किया, 1857 की क्रांति जब हुई तो बहादुर शाह द्वितीय ने भारतीयों का साथ दिया, सेना का नेतृत्व किया और यह बहुत बुजुर्ग होने के कारण, यह उतना बुजुर्ग था जो सेना का संचालन नहीं कर सकता था, इसलिए इसका सेनापति वक्त खान ने नेतृत्व किया था। रंगून बर्मा देश की राजधानी है और इसकी अब नाम जो है नई पाईताब, वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है। बहादुर शाह जफर जो था मुगल बादशाह का अंतिम शासक था। 1857 के सैनिक विद्रोह के नेतृत्व में बहादुर शाह द्वितीय ने जब किया था तो इसको हडसन नाम का एक अंग्रेज इसको हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया था और वहीं से उसको भेज दिया था रंगून। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ से पकड़ा गया था, तो हुमायूं के मकबरे से। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। और कौन पकड़ा था? हडसन नाम का अधिकारी ने पकड़ा था और जिसके कारण रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में और मुगल वंश की खात्मा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर में। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 44 का भी हो गया 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में पारित किया गया था गोपनीयता अधिनियम और जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना किया गया था। 1904 ईस्वी से 5 ईस्वी में जो है कर्जन का ही काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैखले की रचना किसने किया था? तो मणि मैखले की रचना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतनार ने किया था। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मैखले की प्रेम प्रसंग की कहानी का भी वर्णन है। ये जो रचना किया गया है प्रसिद्ध मणि मैखले, ये बुक का नाम है। इसमें प्रसंग प्रेम कहानी का भी वर्णन किया गया। किसका? प्रेम कहानी का। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर में। 46 आपका मैथ चला आया है, मैथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं, इसका ए आएगा आंसर। 47 नंबर में चलिए, इसका आंसर बी आ जाएगा 5400। 48 नंबर देख लीजिए, बी होगा इसका आंसर। आप लोग जरूर बनाएंगे इसको। 49 नंबर में चलिए, 49 का डी हो जाएगा 1024। 50 नंबर देख लीजिए, बी हो जाएगा। 51 नंबर का ए हो जाएगा। 52 नंबर की बात करें, 52 का बी हो जाएगा। 53 नंबर में चले हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ। 53 नंबर में, 53 नंबर में आपका डी हो जाएगा। 54 नंबर ए हो जाएगा आपका। 55 नंबर की बात करें, बी हो जाएगा। 56 का ए हो जाएगा। 57 नंबर का सी हो जाएगा। आप लोग ये सब बना के देखिएगा, रीजनिंग भी है इसमें। आपको नहीं बन पाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे खाली है, कमेंट बॉक्स में हमारे पास लिखें, हम ज़रूर बनाकर इसको आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से। 58 नंबर का देख लीजिए, 58 नंबर का। ये सब क्वेश्चन आसान है। जैसे देखो क्या रहा है, विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहला से। दूसरा शब्द जो है पहला से संबंधित होना चाहिए, तो तीसरा पद किससे संबंधित होना चाहिए? चौथा। यहाँ चौथा पर क्या होगा? जैसे कह रहा है दर्पण में परावर्तन होता है, तो प्रिज्म में क्या होगा? परिक्षेपण होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी टाइप का आपको रीजनिंग बनाना है, आप लोग रीजनिंग बनाते ही होंगे। 59 का बी हो जाएगा आंसर, आपको बनाकर देख लेना है। 60 का नंबर का देख लीजिए, अध्याय पुस्तक से वही पढ़ते, तो भोगी का संबंध किसे? देखिए अध्याय मिल करके पुस्तक बन जाता है, तो बोगी मिल करके रेलगाड़ी बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 का सी।
61 नंबर, ये सब आप लोग बना सकते हैं। चलिए आपका आ गया स्टेटमेंट वाला GK/GS आ गया। 61 नंबर में कहा, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग और शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था इसी भारत के बारे में, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह किसका कहना था? ये बाल गंगाधर तिलक का है। देखिए ये दिया गया है, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह तरतराते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। उसी प्रकार से भारत एक विशाल बंदेगिरी है, यह चित्तरंजन दास का है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो ये सब कोटेशन आपको याद रखना होगा। भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह गांधी जी का कथन था, स्टेटमेंट था। तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। कोटेशन आपको याद रखना है। का कोटेशन और जान लीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। यह जो कोटेशन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा दिया गया था। 62 नंबर में चलते हैं हम लोग। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। प्याज में सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण से गंध देता है। प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है। ये सब भी याद रखना होगा आपको, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। प्याज का शलकंद हम खाते हैं। और भारत में सबसे अधिक सब्जी की बात करें तो सब्जी जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। गन्ने की बात करें, सबसे अधिक गन्ना और आलू ये सभी उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक छोटी इलायची की बात करें तो छोटी इलायची जो है केरल में उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बड़ी इलायची की बात करें तो सिक्किम में होता है बड़ी इलायची सबसे अधिक। ये सभी आपको याद रखना है। 63 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी सागर झील। ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम ताजे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, लेकिन गोविंद सागर इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन कृत्रिम झील पूछा है, बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील नहीं इसमें दिया गया है आपको आंसर में। और शिव सागर झील उसी का दूसरा नाम है गोविंद सागर झील का। ल्योत्सुंग तिंग झील भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है और पानी के लिए प्रसिद्ध है, खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। लोनार झील महाराष्ट्र का जो है ये खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील मणिपुर में है जो मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मलवांकर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ। 65 नंबर में 65 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? मतलब विधान परिषद नहीं है तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। अभी बातचीत चल रही है कि पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद बनाया जाए, फिलहाल अभी नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर में हम लोग लेके चलते हैं। आप लोग 66 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 66 नंबर में देख ली, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है तो राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की 16 सीट है। ये सभी आपको याद रखना होगा। अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो 243 सीट है। बिहार विधान परिषद की बात करें तो 75 सीट है। सबसे अधिक विधानसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से आती है, इसको भी याद रखना है, 403। लोकसभा की अधिकतम सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति चुनाव, इसके बारे में पूछ दिया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से भी बहुत सारे लिया गया है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ब्रिटेन से भी लिया गया है, जैसे संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता,
संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से लिया गया उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल, ये सब अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया लिया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे शिमला समझौता में। शिमला समझौता का उद्देश्य क्या था? तो ये बहुत पूछा जाता है। इनका उद्देश्य था, बहुत सारा उद्देश्य था कि दोनों देश एक दूसरे के राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता की सम्मान करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको LOC कहा जाता है, नियंत्रण रेखा, एक दूसरे को पालन करेंगे। बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था, उद्देश्य किया गया था, लेकिन पाकिस्तान मानता ही कहाँ है। उसे तो धर्म ही सबसे बड़ा नजर आता है, जिसके कारण हाथों में कटोरा लिए घूमता है। चलिए देखिए, छोड़िए उसको, फिलहाल बात हम अपना पढ़ाई पे करेंगे। चलिए देखिए, चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन था? 69 का भी हो जाएगा, मोत्से तुंग, ऑप्शन नंबर बी। मोत्से तुंग के नेतृत्व में 1949 इसमें चीन में जनवादी गणतंत्र और साम्यवादी शासन की स्थापना किया गया था। हुनान में माओ ने वर्ष 1927 ईस्वी में किसान आंदोलन शुरू किया और दक्षिणी पूर्वी प्रांत में पहली बार चीन सोवियत संघ की स्थापना किया गया था। मतलब यहाँ साम्यवादी सरकार की व्यवस्था है, इसका नीति होता है विस्तारवादी। हर एक देश के साथ इसका विस्तारवादी का झगड़ा चलता है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ इसका चीनियों का सीमा विवाद नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसकी पृथ्वी पर इसकी नामो निशान मिट जाएगी, अगर यही रवैया रहा तो। क्योंकि आप जितना तबाह करोगे दूसरे को, एक दिन वह चाह लगेगा तो आपको भी उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि सोचता है हम ही सुपर पावर। चलिए फिलहाल हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कंबोडिया की राजधानी का क्या नाम है? 70 नंबर में बी हो जाएगा, नोम पेना। अंकोर वाट की राजधानी कंबोडिया था। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेना है, ये आपका सही है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, इसको याद रखिएगा। अंकोर वाट के मंदिर पूछ दिया जाता है कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और वियतनाम की राजधानी पूछ देता है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है तथा वहाँ का राष्ट्रीय मुद्रा डोंग है। पूर्वी तिमोर की बात करें तो पूर्वी तिमोर की राजधानी डीली है और साइप्रस की राजधानी जो है निकोशिया है। 71 नंबर में चलते हैं। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो खासी भाषा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मान खेमेर शाखा। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम थी। किसकी कम नहीं थी? कम नहीं थी तो वो 20 लाख से कम नहीं थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73 का ए हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है, ये सही है। और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चल रहे प्रमुख समाजवादी कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुसुमित है? देखिए ये सब राशि दिया गया है, बिहार सरकार की योजना है और कितना पैसा मिलता है उसके बारे में, और कह रहा है कौन सही है, सुसुमित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, बाकी सब गलत है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना के तहत 1500 रुपया दिया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडाल संस्था है? तो नोडाल संस्था जो नीति आयोग की एक संस्था है। 75 के बाद 76 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 76 देखिए, 76 आपका रीजनिंग से संबंधित है। आप लोग रीजनिंग बनाते हैं, रीजनिंग बनाएं। 76 नंबर का आपको बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका। देखिए इसमें 7 से गुना किया, 16 सतह 72 से 15 सतह 75 से
17 17 19 से, लेकिन 28 37 26 से 126 होना चाहिए, लेकिन 128 दिया गया है, इसलिए ऑड है। असंगत को कह रहा है पहचानने के लिए। इसमें भी आप लोग देखिए आपको कौन सा असंगत है, असंगत को पहचानने के लिए बोल रहा है। 77 का सी जो है असंगत है इसमें। 78 नंबर का देख लीजिए, सी हो जाएगा इसका। 79 नंबर का देख लीजिए, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 81 79 नंबर के बाद, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 79 नंबर में हमको बोलना था, 79 का डी हो जाएगा। 80 नंबर का जो है आपका ए होगा आंसर, इसको माफ़ कीजिएगा। 80 का देखिए इसमें क्या किया है, 3 2 5 यहाँ लिखा है, 4 3 7 यहाँ लिखा है, और 5 3 8, यहाँ 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन 7 लिख, तो यही वाला गलत दिया है। बाकी सबको देखिएगा उसी प्रकार से करके तो आ जाता है। 1 1 2 है, 6 1 7 है, और 7 1 8, देखिए आ जाता है सबका। ये वाला आपका गलत दिया है, संगत पूछ रहा है, संगत चुनिए इसमें। 81 नंबर में चलिए, 81 का जो है बी आपका हो जाएगा। 82 नंबर में चलिए, 82 का आपका इसको मिलान करना है, आपको मैचिंग करना होता है, चाहे यह क्रम के अनुसार रहता है या अल्टरनेट में भी कभी कभी वर्ड दिया रहता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए देखिए पासा से दिया गया है, पासा से ऑप्शन नंबर इसका 3 हो गया। अपोजिट कौन पूछ रहा है, कह रहा है 5 का अपोजिट पूछ रहा है, 5, तो 5 का अपोजिट देखिए यहाँ से जब भी कहे तो इसका कौन, पहले इसको पहचानना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का फॉर्मूला है कि जोड़ने पर बगल वाले शब्द को अगर 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो 4 3 4 5 11 नहीं आता है किसी को जोड़ने पर, तो ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है। तो जहाँ से कॉमन होता है, इसमें देखिए 5 कॉमन है, 3 कॉमन, इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन, 6 कॉमन, एक कॉमन होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ लिखिए 3 कॉमन है, तो 3 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 6 लीजिएगा, फिर 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, 1 लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ 5 का पूछ रहा है, तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 84 नंबर का देख लीजिए, सी हो जाएगा इसका आंसर, बना के देखेंगे। 85 का बी हो जाएगा, जोड़िएगा, देखो इसमें इसको जोड़ दिया है, 18 1 19 19 और 3 22 हो गया। उसी प्रकार से TRAM को जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा। 86 नंबर में कूट के दिया गया है, 86 नंबर में आप लोग रीजनिंग बनाते ही हैं। देखिए रीजनिंग का भी आप लोग कमेंट बॉक्स हमारा इंतज़ार रहेगा आप लोग का। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ इसको प्रोवाइड कीजिए रीजनिंग का और मैथ का बनाकर, तो इसी सेट का हम डालेंगे वीडियो बनाकर, आपको बहुत कम समय में बनाकर देंगे आपको, तो आप लोग कमेंट लिखेंगे तब। चलिए 86 नंबर का डी हो जाएगा आपका। 87 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, 87 नंबर में, 87 नंबर बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 87 नंबर का देख लीजिए, आपको कह रहा है 87 नंबर का डी हो जाएगा आपका। अब देखिए कैसे आया है, यहाँ 3 का क्यू कीजिएगा तो 3 3 होती है 27 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और इसको जोड़ दीजिए और 4 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, ये कॉमन आ जाएगा। उसी प्रोसेस यहाँ कीजिएगा तो 242 आ जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 16 का पहाड़ा लिखा गया है, इसमें 17 का, इसमें 18 का, 18 3 18 4 72 यहाँ हो जाएगा, टेबल दिया गया है। 88 का 89 में देखिए, 89 का देखिए इसमें त्रिभुज का रहा है, यह जो है मछुआरा है, ये जो है दिया हुआ है रेक्टेंगल, ही मछुआरा है। त्रिभुज का दिया हुआ बढ़ई है और ये दिया हुआ है लोहार है। अब कह रहा है कि निम्न में से कितने लोग बढ़ई नहीं है, बढ़ई नहीं है, तो बढ़ई देखिए 5 भी नहीं है, 4 नहीं है, 5 4 9 1 10 नहीं है, 10 नहीं है ना इसमें, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर 89 का डी। बाकी सब तो देखिए त्रिभुज वाला में जो भी आएगा ये बढ़ई हो जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। 90 नंबर का आपका आप लोग बताइए इसका कौन सा होगा। देखिए वेन डायग्राफ में से कह रहा है सेब, फल और गाजर को निरूपित करता है वेन डायग्राफ में। तो सेब फल है, गाजर क्या है, तो गाजर एक सब्जी है, तो सब्जी अलग हो जाएगा, ये सब्जी अलग हो जाएगा, और सेब जो है फल है, सेब है जो सेब किसके अंतर्गत आएगा, फल के अंतर्गत है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। चलिए देखिए
आपका 91 में देख लीजिए, 91 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो 91 का एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। तो देखिए सूचीबद्ध नहीं है जिसके बारे में आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। यह जो है किस विषय में कह रहा है, संघ सूची में नहीं है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जबकि रेलवे, बीमा निगम कर ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। माफ कीजिएगा, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये जो है संबंधित नहीं। 92 का भी हो जाएगा। 93 नंबर में चलते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत के बारे में कह रहा है कि ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगा सकते हैं, लगा सकता है ग्राम पंचायत। तो कृषि कर नहीं लगा सकता है, राज्य सरकार लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट है 94 का देख लीजिए, कह रहा है घरेलू शेयर बाजार में BSE को शेयर सूचकांक में सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक को क्या कहा जाता है, निफ्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है और NSE की स्थापना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था फेरवानी समिति के रिपोर्ट पर। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 95 में। 95 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया था। तो लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति जो आया था 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी के समय ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी निर्धारण किया गया, गरीबी निर्धारण से संबंधित है जो किया गया था। किस पंचवर्षीय, 6ठी पंचवर्षीय। और उसी में एक समिति आया था लकड़वाला समिति जो गरीबी रेखा का आकलन किया था। अधल समिति के बारे में देख लीजिए, अधल समिति जो 1977 ईस्वी में आया था। लकड़वाला समिति 1989 में आया था। तेंदुलकर समिति 2005 में आया था। रंगराजन समिति जो आया था आपका 2012 ईस्वी में आया था। ये सभी जो है समितियां का गठन किया गया था सरकार के द्वारा। चलिए 96 नंबर में चलते हैं। कह रहा है 96 नंबर में CaCO3S-CaOS2H2OG उपभोग अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। तो 96 का C हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है लेंस किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार अपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। देख लीजिए, इसमें सही करना है आपको कौन सा सही है। तो 97 का जो है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ये सही है आपका, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे भौतिक चिकित्सक से संबंधित थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो को 1921 ईस्वी में प्रकाश के विद्युत प्रभाव के खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1933 ईस्वी में नाजियों ने आइंस्टीन को जर्मन से निष्कासित कर दिया था। तब से वह अमेरिका में शरण ले लिया, अमेरिका से ही वो चमक गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत पूछा जाता है। जब एक निश्चित आवृत्ति के तरंग किसी मेटालिक सतह पर आपतित होती है तो मेटालिक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। और E = mc², अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा में संबंध स्थापित किया था। ये बहुत बड़ी फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन साहब ने। 99 नंबर में चलते हैं। गंगा नदी में BOD देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। BOD के बात करें तो इसका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये गंगा नदी में कह रहा है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो है
पाया जाता है ये? पटना और अल्यूवेरिया के मध्य पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो प्रदूषण होगा वो पानी में, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो जल क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। और इसकी कम पर है जो जल साफ हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगर जल की शुद्धता की जांच करना है तो किसके लिए हम उत्तरदायित्व रहेंगे? ऑक्सीजन लेवल को चेक कराया जाता है पानी की शुद्ध जांच के लिए। उसी से पता चलता है कि कितना पानी शुद्ध है और कितना पानी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर में चलते हैं हम लोग। 100 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी सही नहीं है। रुधिर वर्ण का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, यह जो है सही नहीं है। ब्लड जो है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ए बी और ओ। ए बी रक्त वाले को एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और यह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ए बी को। उसी प्रकार से वो रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसलिए सर्वदाता कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। बने रहें हमारे साथ, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए 101 नंबर में चलते हैं हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ। अभी और है क्वेश्चन। 101 नंबर में हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए 101 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं कणिका। कणिका का सिद्धांत जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट में बने रहते हैं जिसको फोटोन कहते हैं। फोटोन का दूसरा नाम कणिका है। किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यह प्रोजिट्रॉन की अगर बात करें तो प्रोजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एटर्जन ने किया था। और प्रोजिट्रॉन एक अस्थायी धन आवेशित कण है। प्रोजिट्रॉन किसका एंटी कण भी पूछा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर में। टॉर्चों, सर्चलाइट तथा वाहनों में हैंड लाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो 102 का बी हो जाएगा। परावर्तक सतह और फोकस के अत्यधिक निकट लगा रहता है। ग्लिसरॉल का उपयोग नाम क्या है? तो ग्लिसरॉल का उपयोग नाम जो है ऑप्शन नंबर प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। प्रत्येक ALU के एक समय में कितने बिट डाटा डिकोड करती है? तो ये 32 बिट करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 103 का बी हो जाएगा। 104 का बी हो गया। 105 नंबर में हम लोग चलते हैं। 105 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर जो था ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक था। डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई? जिसके पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंगे की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। सबसे पूछ रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन कि डॉपलर प्रभाव खोज कब किया गया था? सीधा सीधी जानिए। तो ऑप्शन नंबर ए 1842 ईस्वी में किया गया था डॉपलर प्रभाव की खोज। वेन डायग्राफ है चूज करना है आपका कि पुरुष टेनिस खिलाड़ी महिलाएं। ये आपका रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बनाइए इसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में देख लीजिए कह रहा है ये सीट दिया गया है, मोड़कर खोला गया है। कह रहा है विपरीत, ए का विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए ऐसा सब खुला वाला दे तो ए का विपरीत जब आप होगा तो अल्टरनेट होगा, एगो छोड़कर एगो। तो ए का एगो छोड़ दीजिएगा, ए आई हो जाएगा इसका। आई कहाँ है दिया हुआ? ए में है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नंदन ये भी दिया हुआ है, रीजनिंग से संबंधित है। तो रीजनिंग आप लोग बनाते हैं, आप लोग खुद बनावे इसे, हम बता देते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 108 नंबर का ए हो जाएगा। 109 नंबर पे चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 109 नंबर देख लीजिए। 109 नंबर में कह रहा है कि शब्द कैपिटल में आगे पीछे, ये भी रीजनिंग का ही है। आप लोग रीजनिंग बनाएंगे और बना करके हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपसे कितना रीजनिंग बना है। 109 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 10 का 109 होगा ना, 109 का हो गया था। 110 का ए हो जाएगा, माफ कीजिएगा। 110 का ए हो जाएगा।
111 नंबर में हम लोग चलते हैं। 111 का डी हो जाएगा। 112 नंबर में चलिए, 112 नंबर का बी हो जाएगा। 113 नंबर में आप लोग बनाइएगा। ये सब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें और बनाने का प्रयास करें। 112 का बी हो जाएगा। 112 का तो बी हो ही गया। 113 का नंबर चलते हैं हम लोग, माफ़ कीजिएगा, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। 113 का ए हो जाएगा। 114 नंबर का सी हो जाएगा आंसर आपका। 115 नंबर में डी हो जाएगा। 116 नंबर बी हो जाएगा। 117 नंबर देख लीजिए, इसको बनाने का प्रयास करेंगे, डी हो जाएगा। 118 नंबर ए हो जाएगा। 119 नंबर ए हो जाएगा। और 120 नंबर लेके चलते हैं आपको। 120 नंबर में चलिए देखिए, 120 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से है। 120 नंबर का सी हो जाएगा आपका आंसर। 121 का सी हो जाएगा, एस स्टेट। हाँ, अब आया यहाँ से आपका पहचान है। डीएनए संश्लेषण में हिस्टोन कोसा चक्र में किस प्रावस्था से बनते हैं? तो एस स्टेज से बनते हैं। चलिए सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन इसमें कौन सा दिया हुआ? 122 का सी है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। सही है आपका। चलिए नेक्स्ट 123 नंबर में गैस के बारे में दिया गया है, सूत्र का मिलान करना है, कौन सही है? मीथेन का शुरू होता है CH4, तो ये सही दिया हुआ है। 127 का डी आपका सही होगा। 124 नंबर में कह रहा है निम्न से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। चलिए देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा, फिर से मिलवा देते हैं आपका। मीथेन जो है यहाँ से संबंधित है, CH4 होता है। इथेन का 4 नंबर में हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन का हो जाएगा C2 हो जाएगा, C3H8। और ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम क्षारीय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 का ये हो जाएगा। 26 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में बढ़ते क्रम में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलाश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन था? देखिए बहुत पूछा जाता, नायलॉन था। 28 में पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन था। और नायलॉन का पहला व्यावसायिक रूप से सफल संश्लेषित एक बहुलक भी है। बेकेलाइट का सबसे पहला पूरी तरह से बनाया गया कृत्रिम बहुलक है। और रेयान पहला सिंथेटिक फाइबर था। तो रेयान के बारे में भी जान लीजिए, ये संश्लेषित रेशा है। और रेयान पहला सिंथेटिक फाइबर है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थ सेलुलोज से होता है। नायलॉन का एकलक हेक्सामिथिलीन और डाइमीन एडिफल अम्ल के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर में चलते हैं हम लोग। मुक्त पतन का उदाहरण है। 129 का डी हो जाएगा। एक समान त्वरण वाली गति को ही मुक्त पतन कहा जाता है। 130 नंबर में चलिए हम लोग चलते हैं। 130 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 130 नंबर है, प्रोटोजोवा किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोवा से जो रोग होता है वो मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेरिया रोग ये सब प्रोटोजोवा से होता है। मलेरिया रोग लाल रुधिराणु को नष्ट करता है तथा रक्त में जो कमी आ जाती है जिसके उपचार में कुनैन और पेड्रोलिन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि इसमें काम आता है। तो इस औषधि जान लीजिए, कुनैन तो सब जानते हैं, लेकिन पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन ये भी मलेरिया की ही दवा है।
चलिए, लेबरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया की पीड़ित व्यक्तियों के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किया था, तो उसको भी याद रखिएगा। रोनाल्ड रस 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मलेरिया इसका वाहक है। परजीवी होने वाला यह रोग है, यह परजीवी से होने वाला रोग है। परजीवी से देखिए और भी रोग होता है, जैसे पायरिया होता है एंटमीबा से, और सोने की बीमारी ट्रिप्सोनोमा से परजीवी से होता है। पेचिस बीमारी एंटमीबा हिस्टोलिका से, काला जर्ब लिशमैनिया से होता है। ये सभी परजीवी से होने वाले रोग हैं। 131 नंबर में निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का प्रयोग आजकल नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अब नहीं होता है प्रशीतक के रूप में, जबकि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रियोन 12 का उपयोग प्रशीतक के युग में होता है। चलिए नेक्स्ट 132 नंबर में किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एस तरंगे, उन्हें सेकेंडरी तरंगे में अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। वही पी तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर में। 133 नंबर में कह रहा है कि रक्त डैश में नामक एक तरल मैट्रिक होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ये सभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी तैरते रहते हैं कहाँ? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, प्लाज्मा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो दर्शाती है प्रकार के वर्ण विक्षेपण को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रकाश के वर्णों विक्षेपण के द्वारा दर्शाई जाती है और वायुमंडल में स्थित जल की बूंदे द्वारा अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष देखने के लिए प्रक्षेपक की पट्टी पीठ पर सूर्य की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर में। कह रहा है कि शरीर में भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बनाकर देखेंगे। 136 नंबर का इसका ए आंसर सही है। 137 के बाद 137 नंबर में कुछ पनीर बटर है, सभी तेल बटर है, ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 138 नंबर में चले हम लोग, ये भी है उसी प्रकार से है। 138 नंबर क्वेश्चन, हम लोग करीब पहुंच रहे हैं 150 के लगभग। 138 नंबर का भी देख लीजिए। वो दिया हुआ कुछ संतरे जो है पीले हैं, कुछ संतरे कुछ पीले अंगूर हैं। इसका 138 का दोनों में से कोई सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन आएगा? देखिए 39 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आंसर। सबसे पहले हो जाएगा भूमिका निर्धारण। भूमिका निर्धारण होता है, मतलब आप फिल्म बना रहे हैं तो भूमिका निर्धारण होता है, कौन किसी की भूमिका निभाएगा। उसके बाद फिर एक्टिंग करेगा, अभिनय करेगा, फिर फिल्म शूटिंग होगा, और फिल्म शूटिंग होने के बाद फिर फाइनल फिल्म होगा, और फाइनल फिल्म के बाद नहीं फिर संपादन होगा, संपादन के बाद फिर फिल्म निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 140 नंबर में चलें, ये रीजनिंग का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 139 का 40 का डी हो जाएगा। 41 का देख लीजिए, 41 का बी हो जाएगा। यहाँ से आप कह रहा है ये वाला चिन्ह किसमें है, खोजना है आपको। ये चारों चिन्ह कौन सा इसमें सम्मिलित है। 142 नंबर में चलते हैं हम लोग, डी हो जाएगा इसका आंसर। 43 नंबर में चलते हैं, ये कह रहा है इसमें से आकृति को पहचाने, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए ये वाला, देखिए ऐसे अपोजिट हो गया तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ये इधर था तो इधर चला आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 144 नंबर में। रीजनिंग का ही है, क्योंकि रीजनिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपका रिजल्ट में, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए 144 नंबर आप इसमें बनाइए, बी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि हम बनाना शुरू करेंगे पता चलेगा 4-5 घंटा लग गया वीडियो में। इसलिए आप खुद बनाने का प्रयास करें, अन्यथा फिर हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें। इस वेन डायग्राफ आरेख द्वारा चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के माध्यम से संबंध
सर्व से चित्रण करता है। फिर वही वाला क्वेश्चन दिया गया है आपका, रीजनिंग का है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 146 दर्पण वाला दिया गया है कि अगर वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, कह रहा है इधर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा 146 का इस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। कितना का नंबर था 146 के बाद चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए 147 156 का हो गया था ना, आपको 147 की बात चलते हैं।